नमस्कार बच्चों, हमने कक्षा 9वीं गणित भाग 1 के इस चौथे पाठ में पहला एक्सरसाइज में दो संख्याओं का अनुपात ज्ञात करना सीखा था। यहाँ पर एक्सरसाइज 4.2 में सवाल इस तरह से है कि आपको इस गुणधर्म का उपयोग करके इस प्रश्न को हल करना है। तो सबसे पहली बात ये गुणधर्म क्या है, इस पर हम विचार करते हैं कि a बटे बी बराबर ए के बटे बी के। कोई बहुत नई बात नहीं है। अगर आप ध्यान दोगे, जैसे मैं एक संख्या लिख रहा हूँ, दो संख्याओं का अनुपात लिख रहा हूँ 2:3। आपको पता है कि इसी में अगर ऊपर नीचे किसी सेम संख्या का गुणा किया जाए, याद रखिए किसी सेम संख्या का गुणा किया जाए तो हमें एक नया अनुपात मिलता है 8/12। जैसे कि हमने पिछले एक्सरसाइज में भी देखा था कि हम ऊपर नीचे अगर छोटा करना है तो सेम संख्या से भाग देते हैं या जरूरत के हिसाब से सेम संख्या से हम गुणा करते हैं। यही यहाँ लिखा है कि एक अनुपात किसी नए अनुपात के बराबर होगा अगर ऊपर नीचे सेम संख्या से गुणा किया जाए। तो इस गुणधर्म द्वारा इस सवाल को हल करना है। तो इस गुणधर्म द्वारा इस सवाल को हल करने के लिए आप ध्यान दो, यहाँ पर सबसे पहले हम किसी एक पर विचार करते हैं, ये वाले हिस्से पर, कि हमें दिया है 5/7 बराबर खाली जगह बटे 28। वैसे तो देखो, आप यहाँ x मान लोगे, तिर्यक गुणा करके इसका मान ज्ञात कर सकते हो, लेकिन प्रश्न कह रहा है इस गुणधर्म का उपयोग करना है। तो आप x मान करके तिर्यक गुणा करके आंसर तो निकाल लोगे, गणितीय दृष्टिकोण से वो सही भी होगा, लेकिन नंबर नहीं मिलेगा अगर एग्जाम में आपको पूछा जाए कि इस गुणधर्म का उपयोग करना है। तो इसलिए हम इसको फिलहाल x नहीं मान रहे हैं। हम कुछ इस तरह से सोचते हैं कि हमें यहाँ जो नंबर ज्ञात करना है उसके लिए जो 5/7 दिया गया है, इसी में ऊपर नीचे किसी समान संख्या का गुणा करना है। तो आप सोचिए ये 28 लाने के लिए 7 में कितने का गुणा करेंगे? नहीं समझ रहा है तो आप क्या करो, 7 से इसमें भाग दे दो, 7 चौक 28। इसका मतलब हमें 4 का गुणा करना है। अब गुणधर्म क्या कर रहा है, नीचे 4 का गुणा किए तो ऊपर भी 4 का गुणा करना होगा। इस हिसाब से ऊपर क्या आ जाएगा, 5 चौक 20, नीचे क्या आ जाएगा 28। मतलब ये जो अननोन नंबर था जिसे हमें ज्ञात करना था वो कितना आ गया, 20। ठीक इसी तरह दूसरा हिस्से पर अगर विचार किया जाए तो यहाँ पे अंश आपको मालूम है, हर की संख्या आपको ज्ञात करना है। तो फिर से आपको ये सोचना है कि जो मूल अनुपात क्या है, 5:7। हमें सोचना है कि ऊपर नीचे क्या करें कि ऊपर जो संख्या है वो प्राप्त हो तो उसी अनुसार नीचे वाली संख्या भी प्राप्त होगी। तो उसके लिए आपको आइडिया मैंने क्या दिया कि आप इससे इसमें भाग दो, 5 7 35। इसका मतलब 7 का गुणा करने से काम बन जाएगा, लेकिन नियम है कि ऊपर 7 का गुणा किए तो नीचे भी 7 का गुणा करना होगा। यहाँ क्या आ जाएगा 35 और यहाँ 7 7 49। तीसरा हिस्से पर विचार करना है अगर आपको, तो यहाँ इस तरह से नीचे आपको 3.5 दिया है, ऊपर की संख्या ज्ञात करना है। तो फिर से हमें ये 5/7 तो है ही जो मूल अनुपात है, उसी में हमें किसी संख्या का गुणा करना है ऊपर नीचे। तो आपको ये सोचना है कि आखिर 3.5 लाने के लिए 7 में किसका गुणा करें। तो फिर से आइडिया ये है कि ये 3.5 है, इसमें 7 से भाग दे दो। 7 का पहाड़ा पढ़ना है लेकिन पूरे 35 पर विचार करना है, तो पहले दशमलव ले गए तो 7 5 35। तो इसका मतलब हमें कितने का गुणा करना है, 0.5 का। लेकिन एक गुणधर्म क्या कहता है, नीचे जितने का गुणा कर रहे हैं ऊपर भी उतने का ही गुणा करना होगा। तो आपको ऊपर क्या आ जाएगा, 5 5 25, एक अंक के पहले दशमलव, और नीचे क्या आ जाएगा 3.5। तो याद रखो, हमें यहाँ मुख्य बात है कि ये गुणधर्म इस्तेमाल करना है। और गुणधर्म का क्या कर रहा है कि अगर एक अनुपात किसी दूसरे अनुपात के बराबर होगा अगर दोनों में ऊपर नीचे उसी संख्या का गुणा किया जाए तो। बच्चों यहाँ दूसरा प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित अनुपात ज्ञात करो। अनुपात किसका ज्ञात करना है, वो प्रश्न बता रहा है कि वृत्त की त्रिज्या का उसकी परिधि से अनुपात ज्ञात करो। तो यहाँ दो चीजें हैं, एक त्रिज्या है, दूसरा परिधि है। इन्हीं दोनों का अनुपात ज्ञात करना है। तो अगर हम मान लें कि माना वृत्त की त्रिज्या जनरली r माना जाता है त्रिज्या को, आपको न ध्यान में आए तो आप x भी मान सकते हो।
माना वृत्त की त्रिज्या r है, तो इसलिए उस वृत्त की परिधि क्या होगा। आपको अगर सूत्र ध्यान में है कि वृत्त की परिधि ज्ञात करने के लिए क्या फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, वृत्त की परिधि बराबर होता है 2 पाई r। अगर त्रिज्या r है तो परिधि क्या होगा 2 पाई r। हमें त्रिज्या का परिधि से अनुपात ज्ञात करना है, मतलब प्रश्न के अनुसार हमें क्या ज्ञात करना है, त्रिज्या अनुपाते, अनुपाते मतलब बटे परिधि, त्रिज्या अनुपाते परिधि बराबर क्या हो जाएगा, त्रिज्या की जगह हम r सोचेंगे और परिधि के स्थान पे 2 पाई r। तो देखो r से r कट जाएगा तो आपको ऊपर क्या बचेगा 1, नीचे क्या बचेगा 2 पाई। इसलिए हम कह सकते हैं कि त्रिज्या का परिधि से अनुपात बराबर क्या आ गया 1:2 पाई। तो आपको मुख्य प्रश्न क्या कह रहा है उसके अनुसार ही चलना है। अगर कभी ऐसा बोले कि परिधि का त्रिज्या से अनुपात ज्ञात करो तो आपको ऊपर परिधि लिखना होगा, नीचे त्रिज्या। ओके बच्चों, यहाँ इस दूसरे सवाल में क्या है, फिर से वृत्त की ही बात हो रही है, लेकिन इस बार हमें परिधि का अनुपात उस वृत्त के क्षेत्रफल से ज्ञात करना। पिछले सवाल में क्या था, त्रिज्या का अनुपात परिधि से ज्ञात करना था, लेकिन इस बार परिधि का अनुपात क्षेत्रफल से। और इस बार हमको मानने की जरूरत नहीं कि त्रिज्या r है, यहाँ प्रश्न में दिया है कि त्रिज्या क्या है r है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि वृत्त की परिधि क्या होगा। वृत्त की परिधि के लिए फॉर्मूला जैसे पिछले सवाल में हमने इस्तेमाल किया था, बराबर 2 पाई r। यहाँ r का कोई मान अगर दिया होता तो हम वो मान रख करके परिधि एग्जैक्टली क्या है वो निकाल लेते। फिलहाल हमें परिधि को त्रिज्या r मानना है, तो परिधि क्या होगा 2 पाई r। तथा दूसरा है वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, उसके लिए फॉर्मूला आपको ध्यान में होगा, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई r का वर्ग। प्रश्न कह रहा है कि परिधि का अनुपात उसके क्षेत्रफल से निकालना था। अनुपात मतलब बटे वृत्त का क्षेत्रफल, परिधि अनुपाते क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा 2 पाई r अनुपाते पाई r का वर्ग। अनुपाते मतलब बटे। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो ये पाई से पाई काट दिया जाएगा। यहाँ से देखो एक r इस एक r से कटेगा तो भी एक r बचेगा, ध्यान दो, क्योंकि ये r का वर्ग है। इसका मतलब आपको अल्टीमेटली जवाब क्या आ गया कि परिधि यहाँ पे ऊपर क्या बचा 2 और नीचे क्या बचा r। इसलिए हम कह सकते हैं कि परिधि अनुपाते या परिधि का क्षेत्रफल से अनुपात बराबर ऊपर क्या बचा है 2 और नीचे क्या बचा है r। तो वृत्त की परिधि का क्षेत्रफल से अनुपात हमें क्या प्राप्त हुआ 2:r। ओके बच्चों, यहाँ तीसरे सवाल में आपको एक वर्ग की बात हो रही है। इस वर्ग की भुजा की लंबाई 7 सेंटीमीटर दिया गया है। हमें जो मुख्य प्रश्न है कि इसके विकर्ण का अनुपात ज्ञात करना है इसकी भुजा से। हमेशा देखो अनुपात किन दो लोगों में ज्ञात करना वो आपके नोटिस में आना चाहिए प्रश्न के अनुसार, कि विकर्ण का अनुपात उसकी भुजा से ज्ञात करना है। भुजा तो आपको 7 सेंटीमीटर दिया है, तो वर्ग की भुजा तो स्पष्ट रूप से दिया है, भुजा बराबर 7 सेंटीमीटर, ये तो दिया है प्रश्न में, लेकिन वर्ग का विकर्ण नहीं दिया है, तो हमें वर्ग का विकर्ण ज्ञात करना होगा। और अगर आपको फार्मूला, इसके लिए भी फार्मूला ध्यान में रहना चाहिए कि वर्ग का विकर्ण बराबर होता है करड़ी में 2 गुणे भुजा, मतलब करड़ी में 2 गुणे 7, इतना सेंटीमीटर। और मुख्य प्रश्न क्या है, विकर्ण का भुजा से अनुपात। तो इसलिए जो मुख्य प्रश्न है कि विकर्ण अनुपाते भुजा, याद रखो अगर भुजा पहले बोल दिया विकर्ण बाद में बोल दिया तो ऊपर भुजा लिखेंगे नीचे विकर्ण। फिलहाल बोला है विकर्ण का भुजा से अनुपात, तो विकर्ण बटे भुजा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ विकर्ण कितना दिया है करड़ी में 2 गुणे 7 और भुजा कितना मालूम है 7, ये 7 से 7 कट जाएगा,
तो आपको इसलिए जवाब क्या मिलेगा कि वर्ग की विकर्ण का भुजा से अनुपात बराबर क्या आ जाएगा। याद रखो ऊपर क्या बच रहा है, करड़ी में 2 अनुपाते नीचे क्या आएगा 1। तो इस तरह से वर्ग के विकर्ण का भुजा से अनुपात करड़ी में 2 अनुपाते 1। ओके बच्चों, यहाँ इस पहले प्रश्न नंबर 2 का अंतिम सवाल क्या कह रहा है कि आपको लंबाई 5 सेंटीमीटर चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है, किसके बारे में बताया जा रहा है, किसी आयत के बारे में कि लंबाई इतना है चौड़ाई इतना है। तो मुख्य प्रश्न यह है कि उसकी परिमिति का उसके क्षेत्रफल से अनुपात ज्ञात करो। तो देखो इसके लिए पहले परिमिति आपको ज्ञात करना पड़ेगा कि आयत की परिमिति का फॉर्मूला अगर आपको ध्यान में होगा, आयत की परिमिति बराबर 2 कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई। यहाँ पे आपको लंबाई 5 दिया है, चौड़ाई 3.5 दिया है। तो देखो आप चाहो तो 2 का दोनों में गुणा करो, पर उससे आसान है कि पहले आप इन कोष्टक को हल कर लो। यहाँ पे आ जाएगा 8.5, तो आपको जवाब क्या मिल जाएगा, 8.5 में 2 का गुणा करोगे तो 17 सेंटीमीटर। ये आप परिमिति आ गया है। इसी तरह पहले हमें क्षेत्रफल निकालना होगा कि आयत का क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला लंबाई गुणे चौड़ाई। याद रखो परिमिति के लिए फॉर्मूला है, लेकिन क्षेत्रफल के लिए लंबाई गुणे चौड़ाई। यहाँ पे लंबाई कितना है 5, चौड़ाई कितना है 3.5। आप गुणा करोगे 5 × 5 = 25, 5 × 3 = 15 और 2 17, और ये हो जाएगा सेंटीमीटर का वर्ग। अब याद रखो जनरली अनुपात के लिए नियम है कि इकाई समान होना चाहिए, इसलिए इस प्रश्न में थोड़ा सा सुधार होना चाहिए कि हमें परिमिति जो अंक प्राप्त होता है और क्षेत्रफल जो अंक प्राप्त होता है उन अंकों का अनुपात निकालना है या उन संख्याओं का अनुपात निकालना है। आप परिमिति का क्षेत्रफल से अनुपात नहीं निकाल सकते हो। तो प्रश्न में वो सुधार आपको करना है कि परिमिति और क्षेत्रफल प्राप्त होने वाली संख्याओं का अनुपात ज्ञात करो। ओके, तो इसलिए परिमिति बटे क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा 17/17.5। देखो अनुपात कभी भी हम पूर्ण संख्या लिखते हैं, पहली बात तो संक्षिप्त रूप में लिखते हैं, लेकिन शर्त ये भी है कि उसको दशमलव में नहीं लिखा जाता है, हमेशा उसको एक पूर्ण संख्या में लिखा जाता है। तो पूर्ण संख्या में लिखने के लिए यहाँ इसका दशमलव हटाने के लिए नीचे ऊपर आप 10 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा 170/175। लेकिन फिर इनको हम 5 से काट सकते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 दूनी 10, सॉरी 5 तिहाई 15 और काट सकते हैं 5 तिहाई 15, 2 20, 5 चौक 20 और यहाँ पे 5 तिहाई 15, 2 25, 5 पचे 25। तो मतलब अल्टीमेटली हमको जवाब क्या मिल रहा है 34/35। तो इसलिए प्रश्न के हिसाब से आयत की परिमिति और क्षेत्रफल का अनुपात, परिमिति का क्षेत्रफल से अनुपात बराबर क्या हो जाएगा 34/35। यहाँ इस सवाल में यही ध्यान रखना है कि इकाई समान नहीं है तो अनुपात को ज्ञात ही नहीं कर सकते हैं। तो प्रश्न में सुधार होगा कि परिमिति और क्षेत्रफल की जो संख्याएं हैं हमें उनका अनुपात ज्ञात करना है। ओके बच्चों, यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 आपको 2 अनुपात दिए गए हैं, इनमें क्रम संबंध निश्चित करना है। क्रम संबंध, ध्यान दो, क्रम संबंध मतलब क्या होता है। जैसे एक संख्या है 7 है, दूसरी संख्या है 5, इनमें क्रम संबंध निश्चित करना मतलब कौन छोटा है या कौन बड़ा है या दोनों बराबर है कि नहीं इसका पता करना है। तो जैसे यहाँ तो हम सिंपली बोलते हैं कि हाँ भाई ये बड़ा है। अब बड़ा छोटा अगर सिर्फ आपको सिंपल नंबर है तो बड़े आसानी से पता कर लिए, लेकिन अगर बटे में है
तो उसके लिए सिद्धांत क्या होता है कि बटे में अगर हर समान है, जैसे यहाँ पे देखा जाए तो हर दोनों का समान था, हर अगर समान है तो अंश में जो बड़ा होता है हम उसको बड़ा बोल देते हैं। लेकिन अगर जैसे मान लीजिए एक संख्या मैंने दे दिया 2/3 और एक संख्या दे दिया 4/5, इन दोनों में पता करना है कि कौन बड़ा है, तो उसके लिए जरूरी यह है कि दोनों का हर समान होना चाहिए। या तो आप इनको दशमलव में बदली करो और तब आप तुलना करो, या कायदा यह है कि अगर हर समान होगा तो जिसका अंश बड़ा होगा वो बड़ा होगा। तो हर समान करने के लिए एक्चुअली हम क्या करते हैं, इसके हर का गुणा इसके ऊपर नीचे कर देते हैं और इसके हर का गुणा इसके ऊपर नीचे कर देते हैं। ये बेसिक नियम है। यहाँ पे हमें क्या आ गया 10/15, यहाँ क्या आ गया 12/15। मतलब यही अनुपात को हमने लिख दिया 10/15, इस अनुपात को हमने लिख दिया 12/15। अब विशेष बात ये हो रही दोनों का हर समान है, और अगर हर समान है तो जिसका अंश बड़ा होगा वो अनुपात बड़ा हो जाएगा। ये इसका बेसिक नियम है, ये आपको ध्यान में रखना है कि हर समान होने पर जिसका अंश बड़ा होगा वो अनुपात बड़ा होगा। तो यहाँ पे इस सवाल में हम क्या करने वाले हैं, हमने एक्चुअली देखा जाए तो किया क्या कि इसके हर का गुणा इसके ऊपर नीचे किया, इसके हर का गुणा इसमें ऊपर नीचे किया, तुलना करने के लिए या क्रम संबंध निर्धारित करने के लिए। तो इन शॉर्ट हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमें ये पता ही करना है कि इन दोनों में कौन बड़ा है, तो हमको करना क्या है कि इसके अंश में इसके हर का गुणा करना है, इसके अंश में इसके हर का। बेसिक तरीका ये है, पर इन शॉर्ट हम ये कर रहे हैं कि इसके अंश में इसके हर का गुणा कर रहे हैं। तो 7×5 = 35, कड़ी में 35 आ गया। अब इसके अंश में इसके हर का गुणा कर रहे हैं तो 9 आ गया। लेकिन एक कड़ी वाला एक बिना कड़ी वाला फिर से तुलना नहीं हो पाएगा, तो या तो इसको कड़ी से बाहर निकालो, जैसे अगर ये 36 होता तो बाहर ला करके 6 लिख देते, और 35 का वर्गमूल तो हमें नहीं ध्यान में आता है। तो बेहतर होगा इस 9 को कड़ी में लिखो। 9 को कड़ी में क्या लिखेंगे, 9×9, मतलब क्या आ जाएगा कड़ी में 81। अब आप बोलोगे सर ये तो आपने खाली अंश में प्रक्रिया किया, हर में क्यों नहीं? क्योंकि वो अंडरस्टूड है कि हर से तो हमें तुलना करना नहीं है। अगर अंश में हम गुणा कर रहे हैं तो हर दोनों का बराबर हम कर रहे हैं, उसको दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें तुलना करने के लिए केवल अंश पर विचार करना है। और जब हमने तिर्यक गुणा का सिद्धांत इस्तेमाल किया तो हर तो बराबर होने ही वाले हैं, इसलिए उसको यहाँ पे दिखाया नहीं गया है। आप चाहो तो इस तरह से करके दिखा सकते हो, पर कोई आवश्यकता नहीं है, आप इस तरह से आसानी से इसको कर सकते हो। अब हम देख रहे हैं कि चूंकि 35 से बड़ा कौन है 81, इसलिए हम कह सकते हैं कि कड़ी में 35 से बड़ा कौन होगा, कड़ी में 81। इसलिए हम कह सकते हैं कि पहला का मतलब है कड़ी में 5/3 से बड़ा कौन होगा, 3/कड़ी में 7। तो इन सवालों को इस तरह से आसानी से किया जा सकता है। केवल तिर्यक गुणा का सिद्धांत हम इस्तेमाल कर रहे हैं और अंश की संख्या क्या आती है हम वही देख रहे हैं। ओके बच्चों, यहाँ ठीक उसी तरह सभी सवाल करने हैं, पर फिर भी अगला सवाल मैं तीसरा सवाल बता रहा हूँ। यहाँ 2 अनुपात दिए हैं, इनमें क्रम संबंध निर्धारित करना है। तो कायदा ये है कि हम इस केवल अंश की तुलना करेंगे बशर्ते हर समान हो, और हमें पता है कि अगर तिर्यक गुणा करते हैं तो हर समान हो जाता है, तो हर नहीं दिखाएंगे, केवल अंश को दिखाते हैं कि 5×121, मतलब इसके अंश में इसके हर का गुणा। 5 × 5, 5 दूनी 10 का 0, हाथ से लगा 1, 5 × 5 और 1 6। इसको हमने कथन नंबर 1 लिख दिया। ठीक इसी तरह इसके अंश में इसके हर का गुणा करेंगे, तो 18 का गुणा 17 में 18 × 7 = 126, हाथ से लगा 12, 18 × 18 और 12 30। तो हमको यहाँ क्या प्राप्त हो गया, 306। तो हम क्या देख रहे हैं, चूंकि 605 और अगर 306 की तुलना किया जाए तो ये पहला वाला बड़ा है, इसलिए अगर यहाँ से पहला बड़ा तो हम कह सकते हैं 5/18 बड़ा होगा 17/21 से। तो देखो कड़ी हो, बिना कड़ी का हो, दशमलव का हो, मुख्य बात आपको सिद्धांत ध्यान रखना है कि इसके अंश में इसके हर का गुणा, इसके अंश में इसके हर का गुणा
और उन दोनों की तुलना कर लेना है। जैसे यहाँ इस सवाल में यहाँ दशमलव वाली स्थिति आ रही, तो मुख्य बात यही कि इसके अंश में इसके हर का गुणा, तो 9.2 में 7.1 का गुणा करना, तो 92 में 71 का आप गुणा करो, आपको कितना आ जाएगा 6532। लेकिन 2 अंक के पहले दशमलव, तो यहाँ दशमलव लगा दिए, ये पहला कथन बन गया। देखो डायरेक्ट गुणा नहीं, आपको रफ में कहीं करके लेना है। 92 में 71 का गुणा तो 6532 आएगा। ठीक इसी तरह 3.4 में 5.1 का गुणा करना है, तो मतलब 34 में 51 का गुणा करोगे तो आपको आ जाएगा 1734। लेकिन फिर से 2 अंक के पहले दशमलव, क्योंकि एक अंक इधर है एक अंक इधर है, यह आपको दूसरा कथन बन गया। अब आपको सिर्फ इन दोनों का तुलना करना है कि 65.32 और 17.34, इन दोनों में अगर तुलना करोगे, ये 65, देखो दशमलव की, अगर दशमलव की इधर वाला संख्या बड़ा है तो नेचुरली यही बड़ा होगा। ये 65 से थोड़ा ज़्यादा है, ये 17 से थोड़ा ज़्यादा है, तो निश्चित रूप से आपका ये बड़ा होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि 9.2 बटे 5.1 बड़ा होगा 3.4 बटे 7.1 से। इस तरह से यहाँ पे आपको 3 सवाल मैंने कराया, तीनों, एक करड़ी वाला, एक दशमलव वाला और एक सादा नंबर वाला। ओके बच्चे, यहाँ चौथा सवाल देखो। चौथे सवाल में आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि इस साल के लिए सिलेबस को कम किया गया है, इसलिए चौथे सवाल में आपको सिर्फ पहला दूसरा सवाल करना है। इसके बाद के सारे सवाल ओमिट है। क्वेश्चन में 5वां 6ठा 7वां भी ओमिट है इस साल के लिए, तो इसलिए मैं चौथे का सिर्फ पहला सवाल यहाँ पर ले रहा हूँ। एक समांतर चतुर्भुज की बात हो रही है। जैसे ही समांतर चतुर्भुज आए, आपके ध्यान में डायग्राम आना चाहिए और साथ में उसके गुणधर्म भी ध्यान में आने चाहिए। एक समांतर चतुर्भुज ABCD की बात हो रही है। डायग्राम नहीं बनाओगे तो भी चलेगा, लेकिन डायग्राम बनाने से माइंड में पिक्चर ज़्यादा क्लियर होता है कि आपको इसके कोण A तथा B का अनुपात दिया है। देखो अनुपात हमेशा संक्षिप्त रूप होता है, वास्तविक मान नहीं होता है। अगर मैं पूछूं कोण A का मान, तो आप 5 नहीं बोल सकते हो, हाँ, लेकिन हमें पता है कि जो मान था कोण A और B का कुछ तो रहा होगा। जैसे कोण A का मान 70 अंश होगा, कोण B का मान 50 अंश होगा। तो जब अनुपात लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, जो सेम गुणांक रहता है उसको काट देते हैं। तो अगर हमें अनुपात दिया है और वास्तविक मान निकालना है, तो हम क्या करते हैं कि माना सामान्य गुणज जो काट दिया गया था, माना सामान्य गुणज क्या है, x है। इस तरह से हम मान लेते हैं। इस हिसाब से कोण A बराबर कितना हो जाएगा, वास्तव में कहा जाए तो 5x, और कोण B कितना हो जाएगा 4x। अब यहाँ पे समांतर चतुर्भुज के गुणधर्म को ध्यान रखना है कि समांतर चतुर्भुज में जैसे यहाँ पे 5x हमने विचार किया, ये 4x। समांतर चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं वो तो सर्वांगसम होते हैं, लेकिन जो संलग्न कोण होते हैं, जिनको हम क्रमिक कोण भी कह सकते हैं, वो मिलके 180 अंश होते हैं। क्योंकि ये रेखाएं समांतर हैं, इसलिए अंतःकोण संपूरक होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि कोण A प्लस कोण B बराबर 180 अंश। कारण समांतर चतुर्भुज के क्रमिक कोण इस तरह से कारण लिखा जा सकता है। तो 5x धन 4x बराबर 180, ये दोनों सजाती हैं, दोनों को जोड़ दोगे बराबर 180। तो इस आधार पे आपको क्या प्राप्त होगा, x का मान 180। यहाँ 9 इस तरफ गुणे में है, यहाँ आएगा बटे में, 9 से इसको आसानी से काट सकते हो, x का मान 20 आ गया। अब देखो प्रश्न तो हमें क्या पूछा है, x का मान नहीं पूछा है, प्रश्न पूछा है कोण B का माप ज्ञात करो। तो इसलिए कोण B बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो कोण B कितना है 4x, मतलब 4x मतलब 4 गुणे 20, तो 20 चौक 80। तो इस तरह से अगर प्रश्न पूछा है कोण B का मान ज्ञात करो, तो हमने कोण B का मान निकाल दिया। अगर पूछा होता कोण A का मान, तो हम क्या लिखते 5x, दोनों पूछता तो दोनों निकाल लेते। तो इस तरह से यहाँ पर ये एक्सरसाइज 4.2 समाप्त होता है। और आपने जो चीज़ें नहीं समझ में आया है उसको आप कमेंट में डाल सकते हैं। धन्यवाद।